Hello aspirants, welcome back to Net Study. We are going to continue our series of MCQs जिसमें दो वीडियोस माइक्रो इकोनॉमिक्स की हो चुकी हैं, एक वीडियो अकाउंटेंसी की हो चुकी है. टुडे वी आर गोइंग टू डू द अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी जिसमें आगे के क्वेश्चंस आएंगे जो हमने किए थे उसके बाद के. ओके, सो ये जो PDF है वो आपको DNS एजुकेयर ऐप पर मिल जाएगी एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल. क्वेश्चंस जो हैं वो बाइलिंगुअल हैं, तो दोनों लैंग्वेज में जो दोनों मीडियम के बच्चे हैं वो उनके लिए यूज़फुल हो सकता है. शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ठीक है. होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर. गुडविल इज़ डिफाइंड एज. अच्छा, गुडविल को हिंदी में हम बोलते हैं ख्याति या सद्भावना, ठीक है. ख्याति भी बोलते हैं, तो परेशान मत होना कि मैम ये क्या है. ख्याति भी बोलते हैं, ठीक है. तो गुडविल को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? तो देखो, गुडविल को आप कहीं सिचुएशंस में इंटेंजिबल एसेट भी बोलते हो, कई सिचुएशंस में फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हो, ठीक है. इंटेंजिबल या अमूर्त संपत्ति, फिक्टिशियस या नकली संपत्ति. तो इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? ऐसी एसेट जिसकी कोई मूर्त नहीं है, लाइक अमूर्त संपत्ति जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, आपका पेटेंट है. ऐसी गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट हो सकती है. नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है इसके लिए फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? ऐसी एसेट जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. ऐसी एसेट जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है और उसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, ठीक है. तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे दोनों ऑप्शन हैं. तो जब आपके पास दोनों ऑप्शन हो तो आप जाओगे इंटेंजिबल एसेट के साथ, कि गुडविल को जनरली इंटेंजिबल एसेट माना जाता है. अच्छा, गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 16, ठीक है. ओके, वन मोर थिंग, फिक्टिशियस एसेट कब मानेंगे और इंटेंजिबल एसेट कब मानेंगे? तो देखो, जो गुडविल होती है ना वो दो तरीके की होती है. जो ख्याति होती है वो दो तरीके की होती है, सेल्फ एक्वायर्ड और परचेज्ड. या तो खुद से कमाई गई हो, मतलब ईमानदारी, बहुत लंबा समय हो गया बिज़नेस को, बहुत पुराना बिज़नेस है, अच्छा काम कर रहा है बिज़नेस, ईमानदारी से काम करता है बिज़नेस, जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पर, सब कुछ अच्छा है. तो हमने खुद अपनी जो गुडविल बनाई है उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट गुडविल. क्यों? क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है और उसको हमने कहीं से ख़रीदा नहीं है और उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग बुक्स में भी शो नहीं कर सकते. तो अकाउंटिंग बुक्स में कौन सी गुडविल शो होती है? जो आपने कहीं से परचेज़ करी हो. अब ये गुडविल परचेज़ कैसे करेंगे? जैसे कोई बना बनाया बिज़नेस, हमने बिज़नेस परचेज़ किया तो उसमें गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसे देना, वो भी परचेज गुडविल हुई, ठीक है. या हम कहीं पार्टनर एंटर हो रहे हैं या पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको हमने गुडविल का पैसा दिया, या नए वाला पार्टनर आ रहा है उससे गुडविल का पैसा लिया. तो कहीं ना कहीं गुडविल के नाम पर अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ है तो वही गुडविल जो है हम अकाउंटिंग बुक्स में दिखाते हैं, ठीक है. तो अमूर्त संपत्ति होती है हमारी गुडविल. अच्छा, करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स आपकी वो एसेट्स होती हैं जो एक साल से कम में आपको बेनिफिट दे देंगी, जैसे बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम. ऐसी एसेट्स या ऐसी संपत्तियां जो आपको एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर उसका जो है वो दे देंगी रिजल्ट या फिर बेनिफिट, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट या चालू संपत्ति. तो इंटेंजिबल एसेट जहाँ पर हमने उस चीज़ के लिए कुछ पैसा दिया हो लेकिन वो अमूर्त रूप में हो, टेंजिबल रूप में ना हो, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल. फिक्टिशियस एसेट जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है और उसको हम बुक्स में शो नहीं करते. करंट एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर हमें उसका बेनिफिट दे देंगी. बचा लिक्विड एसेट्स. बेसिकली करंट एसेट्स में से जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक हटा देते हैं. करंट एसेट्स में से जब प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक हटा देते हैं उनको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. The excess amount which the firm can get selling its assets over and above the saleable value of its assets, it's called.
मतलब ऐसा अमाउंट जो उनकी असेट या जो स्टॉक है वो उसका सेलेबल अमाउंट था, लेकिन उससे ज़्यादा में कंपनी बेच रही है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके एरिया में एक ऐसी शॉप होगी जो है ना समोसे बड़े अच्छे बनाती होगी, ठीक है, तो बहुत लोग समोसे बेच रहे हैं, लेकिन उस शॉप का समोसा सबको खाना है और वो समोसा नॉर्मल दुकानों से ज़्यादा महंगा मिल रहा है, भले 2 रुपये महंगा मिल रहा है, ठीक है। अब 2 रुपये महंगा, भाई 100 लोग आएंगे तो 200 रुपये हो गए, राइट। सो जो राशि फर्म की कोई असेट बेचने पर उससे जो सेलेबल अमाउंट था, जो बेच सकती है ऐसा अमाउंट था, उससे ज़्यादा पे बेच रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गुडविल। तो बेसिकली गुडविल होता क्या है? गुडविल क्या है? गुडविल आपका एक्सेस प्रॉफिट है, जो आपके जैसी फर्म्स कमा रही हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो वो आपका गुडविल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बाकी पे भी बात कर लेते हैं भाई। सरप्लस क्या होता है? जब हमारी कॉस्ट और हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस, मतलब हमारा प्रॉफिट जो है वो सरप्लस होता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस, कि भाई नॉर्मली इतना प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, उसका डिफरेंस हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। रिजर्व, हमने अपने प्रॉफिट में से अपने फ्यूचर की इमरजेंसीज के लिए कुछ बचा के रखा है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना का सूत्र है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड? तो जब हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के मेथड आते हैं। एक आ रहा है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक आता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ विधि, हाँ अधिलाभ विधि और आपका पूंजीकरण विधि। एवरेज प्रॉफिट में भी 2 हिस्से होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, ठीक है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको 2 तरीके से बोला जा सकता है कि या तो आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो या फिर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से आपकी कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए। जो प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, मतलब जनरली जितना प्रॉफिट होता है उस रेट को लिखेंगे नीचे, ऊपर लिखेंगे 100, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। अगर आपसे बोला ना गया हो कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी है या सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी है, आपको बोला गया है कि बस पूंजीकरण विधि से निकालनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है, तो आप सुपर प्रॉफिट को लोगे। सो बेसिकली गुडविल की कैलकुलेशन के 3 मेन मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट भी सिंपल एवरेज हो सकता है, वेटेड एवरेज हो सकता है, और आपका कैपिटलाइजेशन जो है वो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हो सकता है एंड सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हो सकता है। जब आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, और आपसे ये नहीं बोला कि आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है या सुपर प्रॉफिट का, तो आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये लेकिन गुडविल नहीं निकली है, ये आपका कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट निकला है। जब आप कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्या बोला मैंने? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितनी कैपिटल आपके बिजनेस में लगी हुई है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, डिवाइडेड बाय नो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, ये हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर दिया हुआ होता कि एवरेज प्रॉफिट का पूंजीकरण करना है, ठीक है, तो आपके ये दोनों ऑप्शन सही होंगे इन जनरल, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड
इज़ 8 लाख, 8 लाख हमने कैपिटल लगाई हुई है, ठीक है। अ रीज़नेबल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15%, कि भाई एक जनरल रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो हमारे जैसे बिजनेसेस को होती है, वो है आपकी 15%, ठीक है। तो बेसिकली 8 लाख पर 15% हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 4 लाख हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट इज़, अरे रे एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, दिस इज़ 4,12,000, 4,12,000, ओके। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, सुपर प्रॉफिट लेंगे। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा आपका 12,000, क्योंकि 4 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट है और एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 4,12,000, 4/12 कर लेना उसको, ठीक है। इसको इनटू करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 15 से, है ना। 12,000 जो हमारा एक्सेस प्रॉफिट है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट है, उसको इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा आपके पास 80,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का डिफरेंस निकालेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड से। अच्छा, ये ऐसे होता है, ठीक है, डिफरेंस किसी का भी किसी से हो सकता है। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, 8 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, तो दैट विल बी 7,20,000। हर जगह ज़ीरो बढ़ गया है, कोई बात नहीं, 7,20,000, ठीक है। तो द आंसर विल बी 7,20,000। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल? निम्न में से कौन सा ऐसा कारक है जो ख्याति के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है? तो भाई कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम, वो तो इफेक्ट करेगा। कस्टमर से कैसे रिलेशन है, वो भी इफेक्ट करेगा। हमारा बिजनेस कैसा है, ये भी इफेक्ट करेगा। तो इसमें से कोई भी ऐसा कारक नहीं है जो इफेक्ट ना करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज, दोबारा आ गया क्वेश्चन, अमूर्त संपत्ति है, फिक्टिशियस असेट है। ओके, नेक्स्ट, किस प्रकार की संपत्तियों को देखा और छुआ नहीं जा सकता है? तो अभी हमने बात करी थी अमूर्त संपत्तियाँ, इंटेंजिबल असेट्स ऐसी होती हैं जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ओके, टेंजिबल असेट क्या होती हैं? जिनका कोई एक्चुअल स्वरूप होता है जिसको हम देख सकते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल्स एक्सेट्रा। फिक्स्ड असेट्स ऐसी असेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास है, सेम चीज़, मशीनरी, बिल्डिंग। अच्छा, फिक्स्ड असेट्स में ही आती हैं आपकी टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स को देखा छुआ जा सकता है, इंटेंजिबल को देखा छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर विच गुडविल इज कंसिडरेशन इज पेड? ऐसी कौन सी गुडविल है जिसके लिए कंसिडरेशन पे किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी परचेज्ड गुडविल, नॉन परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या बोथ BNC। तो देखो, नॉन परचेज्ड है तो हमने परचेज ही नहीं करी, हम क्यों कंसिडरेशन पे करेंगे? तो ये नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड, खुद से जनरेट कर रहे हैं तो हमने कुछ पे नहीं किया उसके लिए, ये भी नहीं होगा। हम परचेज्ड गुडविल के लिए कंसिडरेशन पे करते हैं और इसी गुडविल को हम अकाउंटिंग बुक्स में लिखते हैं। हम नॉन परचेज्ड या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में नहीं लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच गुडविल इज अकाउंटिंग एज एन असेट? ऐसी कौन सी गुडविल है जो असेट के रूप में लिखी जाती है? अच्छा, असेट के रूप में लिखी जाती है परचेज्ड, सेल्फ जनरेटेड, नॉन परचेज्ड या सेल्फ जनरेटेड और नॉन परचेज्ड गुडविल। अरे भाई, ये तीनों ऑप्शन तो सेम ही है। सेल्फ जनरेटेड है इसलिए नॉन परचेज्ड है, या नॉन परचेज्ड है इसलिए सेल्फ जनरेटेड है, और फोर्थ ऑप्शन तो सेम ही डाल दिया। सो परचेज्ड गुडविल ही ऐसी गुडविल है जिसको हम असेट के रूप में बैलेंस शीट में लिखते हैं। अच्छा, एक और टर्म आता है मार्शलाइजेशन। मार्शलाइजिंग या मार्शलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट के जो
हम आइटम्स लिख रहे हैं उसमें, उसको सीक्वेंस वाइज लिखना। सबसे पहले आता है गुडविल, फिर आती हैं हमारी फिक्स असेट्स, फिर आती हैं हमारी करंट असेट्स, फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक एंड देन लास्ट में आता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अगर हम लायबिलिटी साइड पर आ जाएं तो सबसे पहले आता है कैपिटल, उसमें हमने ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट, फिर माइनस करना होता है ड्राइंग, फिर आती है हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, फिर आती हैं हमारी करंट लायबिलिटीज़। तो बेसिकली जब हम एक प्री डिफाइंड शेड्यूल में या प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में बैलेंस शीट को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मार्शलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये मुझे क्यों याद आया, क्योंकि गुडविल हमें लिखनी थी एसेट में, तो वो सबसे ऊपर आएगी मार्शलाइजेशन के फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुडविल इज़ अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट और पार्टनर। मैनेजमेंट या प्रबंधन या जो हमारा साझेदार है उसके एफर्ट्स से, उसके प्रयासों से जो हमें गुडविल मिल रही है वो है हमारी सेल्फ जनरेटेड और नॉन परचेज्ड गुडविल, क्योंकि हमने खुद से जनरेट की है, हमने कहीं से परचेज नहीं की है। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन इसमें दोनों दिए गए हैं इसलिए मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द गुडविल इज़ जनरेटेड इंटरनली आंतरिक रूप से जनरेट की जाती है। भाई एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से पूछ सकते हैं, देखो। ठीक है, आंतरिक रूप से जनरेट की जा रही है, आंतरिक रूप से जो है वो उत्पन्न की जा रही है, वो होगी आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज्ड गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन निम्न में से कौन सा विषम है, कौन सा विषम है। तो देखो, अब नॉर्मल लॉस, अच्छा, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो देखो अब ये तीनों चीज़ें ये लॉस या फिर खर्चा है, राइट। अब नॉर्मल लॉस एक तरह से लॉस है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन हमारे पास से जा रहा है, हमारा खर्चा है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमारे पास से जा रहा है, हमारा खर्चा है। तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ये क्या है, हमने क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन था उससे कम वैल्यू पर उसको लिखा है, तो ये हमारा एक एरर है, गलती है। ठीक है, तो बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो आइटम्स में आती हैं, अंडर वैल्यूएशन जो है वो आपका एडजस्टमेंट में चला जाएगा या फिर एरर में चला जाएगा। ठीक है, ओके। और एक और चीज़ से डिफरेंस हो सकता है, इन तीनों चीज़ों से जो ए बी एंड डी है उससे हमारे अकाउंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैलेंसेस आराम से मैच करेंगे। लेकिन जब हम अंडर वैल्यूएशन कर देंगे तो ट्रायल बैलेंस भी मैच नहीं करेगा, बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो अच्छा, बाकी अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस समझ लो। अब नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो जनरली होना ही है, जैसे भाई हम सपोज़ आई एम मेकिंग अ क्ले कुछ क्ले से बना रही हूँ मैं, तो उस क्ले का हल्का फुल्का पोर्शन जो है वो गिरेगा, झड़ेगा, ख़राब होगा। ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल लॉस। लेकिन उस क्ले का आधा हिस्सा ही ख़राब हो गया तो वो अब नॉर्मल लॉस है। तो बेसिकली ऐसा लॉस जो नॉर्मल क्वांटिटी के लॉस से कुछ ज़्यादा होता है, दैट इज़ अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं या अनावर्ती व्यय क्या होते हैं, ऐसे खर्चे जो हम एक टाइम कर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, मशीनरी खरीदना हो गया। ठीक है, ऐसे खर्चे जो नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं हम इनको, पूंजीगत व्यय भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज डिफरेंट एडजस्टमेंट, मतलब ऑड वन आउट करना है। भाई देखो, ये हमारी इनकम है, ये भी हमारी इनकम है, ये भी हमारी इनकम है, ओवर वैल्यूएशन, भाई ये गलती है, सेम क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पर बस गेन्स एंड प्रॉफिट्स एंड इनकम्स को ले लिया है। ठीक है, अच्छा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट या ऐसा विनियोग जो हमने अपने व्यापार में नहीं किया, व्यापार के बाहर कहीं किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या गैर व्यापार निवेश या विनियोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड अनदर एंटरप्राइजेस। ओहो, गलत बता दिया, तुम लोग को गैस करना था ना नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किसी और उद्यम में हमने लगाया हुआ है उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और जो हमने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है उसको हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, रेप्यूटेशन ऑफ फर्म इज़, फर्म की रेप्यूटेशन को हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गुडविल। अच्छा जी, बाकी सब क्या होता है, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है, हमारी किसी एसेट को
यूज़ करने की परमिशन हम किसी को देते हैं, उसके बदले जो हम उससे चार्जेस ले रहे हैं वो होती है रॉयल्टी। ठीक है, अब जैसे मैकडी है, ठीक है, मैकडी इंडिया में तो बना नहीं, कहीं और बना था, लेकिन उस बिज़नेस मॉडल को यूज़ करने का यहाँ पर परमिशन दिया हुआ है उस पर्सन ने कि भाई ये मेरा बिज़नेस मॉडल है, लेकिन आप अपनी जगह पर यूज़ करो। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो यूज़ कर रहा है वो उस पर्सन को रॉयल्टी देगा, क्योंकि वो उसकी असेट को, उसके ट्रेडमार्क को, उसके ट्रेड को फ्रेंचाइज करके यहाँ पर यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो रॉयल्टी, बाकी एसेट एंड वैल्यू इज़ अ जनरल थिंग। Okay, next, a firm has capital employed of 10 lakh and return on capital employed is 15%. ठीक है, नॉर्मल रिटर्न एट कैपिटल एम्प्लॉयड सिमिलर बिजनेस 10%। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? सो बेसिकली आपसे बोला गया है कि नॉर्मल रेट तो 10% है, लेकिन फर्म जो कमा रही है, मतलब जो एक्चुअल रिटर्न है वो उसका 15% है। तो सुपर प्रॉफिट बताओ। तो भाई जो जर्नल होता है 10% है, मतलब 1 लाख रुपए, और जो फर्म कमा रही है दैट इज़ 15%, मतलब 15,000। 1 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, 1 लाख तो जर्नली हमारा जैसा काम करने वाले बिजनेस कमा रहे हैं, और हम कमा रहे हैं 1,50,000, सॉरी 1,50,000, दैट इज़ 1.5 लाख। तो 50,000 का हमारा जो प्रॉफिट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो एक जनरल सी बात समझना, उसके बाद ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 पार्टनर थे। ठीक है, 3 पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट्स को बांटते थे। सपोज इनका प्रॉफिट था 100। ठीक है, मतलब 33%, 33%, 33% तीनों को बंटता होगा, एक जर्नल। ठीक है, इक्वल अगर बांट रहे हैं। एक चौथा पार्टनर एंटर हो गया, तो जहाँ पर हर एक को 33% मिल रहा था, वहाँ हर एक को अब 25% मिलेगा, वहाँ हर एक को एक 25% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स ने कुछ सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अब पुराने पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो था वो ज़्यादा था, और जो न्यू रेशियो है वो कम है। ठीक है, नया पार्टनर आया, उसकी वजह से सेक्रीफाइस हुआ, और सेक्रीफाइस कैसे हुआ कि भाई पुराना रेशियो तो ज़्यादा था लेकिन नया रेशियो कम है, क्योंकि अब वही प्रॉफिट 4 लोगों में बटेगा। ठीक है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? क्योंकि ओल्ड रेशियो बड़ा है, तो ओल्ड रेशियो में से माइनस होगा न्यू रेशियो। समझ गए चीज़ को कि भाई नया पार्टनर आया, पुराने पार्टनर ने कुछ सेक्रीफाइस किया, पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस तो किया, लेकिन ओल्ड एंड न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो ज़्यादा था, न्यू रेशियो कम था। तो ओल्ड में से हम न्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। वही 3 पार्टनर्स ले लेते हैं, वही 3 पार्टनर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक पार्टनर जो है उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो पहले 33% तीनों को मिलता था, लगभग 33.33% में 33.1/3%। अब वो हो जाएगा 50-50% दोनों का, क्योंकि थर्ड पार्टनर तो रहा ही नहीं। ठीक है, तो एक पार्टनर के जाने से जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको हुआ गेन, उनको कुछ गेन हुआ, कुछ प्राप्त हुआ, कुछ लाभ हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो न्यू रेशियो है वो ज़्यादा है और ओल्ड रेशियो कम है। ठीक है, तो जब हम न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे, सी ऑप्शन, जब हम न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, A and B are partners sharing profit and losses equally with effect from 1st April 2020. They agreed to share profits in the ratio of 4:3. ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज गेन एंड सेक्रीफाइसिंग विल बी। मतलब पहले क्या था, पहले A and B
1/1 बांट रहे थे, मतलब 50% इसको मिल रहा था, 50% इसको मिल रहा था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रैक्शन को सॉल्व करने मत बैठना, जितना ईजी हो सके उतना ईजी करना, ठीक है। अब क्या हुआ, ए और बी ने अपना रेशियो चेंज कर दिया, 4 और 3 कर दिया, मतलब इसको मिल रहा था 4/7 और इसको मिल रहा था 3/7, ठीक है। अब ए का पूछा है, सिर्फ ए का पूछा है, तो सिर्फ ए का सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ए का हिस्सा था 1/2, अब ए का हिस्सा है 4/7, ठीक है। यह आ जाएगा 14, 7 माइनस एंड आपका 4, तो 3/, सॉरी -1/14, मतलब जब हम ओल्ड में से न्यू को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में आ रहा है। वैसे हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं तो सेक्रीफाइस होता है, लेकिन ओल्ड में से न्यू को माइनस करने पर माइनस में आ रहा है, तो भाई ये गेन हो जाएगा, 1/14 का गेन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब वो 3:2 में अपना प्रॉफिट बांटते हैं। अब उन्होंने बोला कि हम बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000, कि गुडविल जो है वो 60,000 की वैल्यूएशन किया गया। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, तो देखो गुडविल का किस्सा क्या होता है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गुडविल का पैसा मिलता है और जो गेन कर रहा है उसे गुडविल का पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे किसको गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। तो 3:2 था, मतलब 60% एंड 40%, ठीक है। कैसे निकाला कि भाई ये 5 हिस्से हैं तो 100% मान लिया, 3 हिस्से इसके, 2 हिस्से इसके, 60-40%। अब हो जाएगा 1:1, मतलब 50% एंड 50%। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स तो कर रहा है सेक्रीफाइस और आपका वाई कर रहा है गेन। तो वाई जो है वो पैसा देगा किसको, एक्स को, कितना, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। 10% सेक्रीफाइस कर रहा है और 10% ही गेन हो रहा है, तो 60,000 का 10% जो है वो वाई के अकाउंट में हो जाएगा डेबिट और एक्स के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट मतलब उससे लिया जा रहा है, क्रेडिट मतलब उसे दिया जा रहा है, बोलते हैं डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर ये सीन नहीं है क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स के लिए हम देख रहे हैं फर्म की तरफ से, तो वाई को हम डेबिट कर रहे हैं, वाई को हम डेबिट कर रहे हैं। एंट्री हो जाएगी आपकी वाइज कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल, ठीक है। तो 6,000 रुपये वाई देगा एक्स को, क्योंकि वाई जो है वो 40% गेन कर 10% गेन कर रहा है और एक्स जो है वो 10% सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। वी आर डन विथ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। सेम थिंग, जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा एंड ऐप पर भी मिलेगा। ऐप क्या है, DNS एजुकेयर। उसमें आपको बीकॉम ऑनर्स का या किसी भी यूनिवर्सिटी के, आप बीकॉम की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली यूज़फुल फॉर यू, ठीक है। द फ़ी इज़ जस्ट 1220, ठीक है। उसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस, PDF नोट्स जो कि बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल मतलब ऐसे हो भी सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ एंड MCQ प्रैक्टिसेस तो है ही, ठीक है। तो आई होप आप लोगों से मिलते हैं क्लास में। आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग। आपके एग्जाम्स की तैयारी है DNS की जिम्मेदारी। बाय बाय।